नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश विशेष हम डेली अल्टरनेट डे पर पढ़ रहे हैं। एक दिन कंप्यूटर की कक्षा देखते हैं, एक दिन उत्तर प्रदेश विशेष की कक्षा देखते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएं होनी है उनमें 35 अंक का ये दोनों सेगमेंट है। आप अपने स्तर से जो पढ़ रहे हैं पढ़िए। शाम को 6 साढ़े 6 बजे ये कक्षा होती है। आइए देखिए, खुद को आप स्ट्रेंथन फील करेंगे। कुछ चीजें मैं क्लासेस में याद करा देता हूं, आप ये वीडियोस देखते रहा करिए। आपके पास पुस्तक है तो उस पर मार्क करते रहा करिए। कुछ चीजें बताता हूं उनको समझ लिया करिए, इतना बहुत है। इससे आप जो व्यक्तिगत तौर पे पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, जहां से भी पढ़ रहे हैं। लेकिन ये 40-50 क्वेश्चन, ये 1 घंटा करीब अगर बाद में देखते हैं तो 2x पर लगाकर जरूर देख लिया करिए। आप एक बार देख के देखिए, आपको खुद से फील होगा कि हाँ ये कंटेंट है, मुझे ऐसा कुछ पढ़ना चाहिए। इस सीरीज की ये चौथी क्लास है। 3 क्लास प्लेलिस्ट में और पढ़ी है, अगर आपने नहीं देखी है कंप्यूटर की तो जाकर अवश्य देख के आइएगा। आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कुल 70 प्रश्न के आसपास हैं। वन लाइनर काफी हैं, तो हमने सोचा कि 2 क्लासेस में ही कर लेंगे, एक में बहुत भारी हो जाएगा। वैसे भी सॉफ्टवेयर देरी से समझ में आता है। सॉफ्टवेयर में कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि वो जब तक आप थ्योरेटिकल क्लास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की नहीं पढ़ेंगे तब तक वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो फिर भी मैं प्रयास करूंगा अपने स्तर से कि आपको समझा पाऊं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, है ना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पहला क्वेश्चन, डिकम्प्रेशन यूटिलिटीज का क्या उद्देश्य है। देखो, कंप्यूटर में बहुत सारे शब्दों से ही आपको आंसर मिल जाएंगे। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप नॉलेज होने की आवश्यकता हो। मैं आज की क्लास में दिखाऊंगा डीकंप्रेशन यूटिलिटीज का क्या हो। देखो, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एक टाइप है। सॉफ्टवेयर के क्या टाइप होते हैं इससे समझ लो, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो सॉफ्टवेयर का पूरा सिस्टम समझ लो। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम दैट गवर्न्स द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके शरीर की आत्मा है। आपका शरीर क्या है, हार्डवेयर है। वैसे कंप्यूटर जो दिख रहा है डेस्कटॉप, वो हार्डवेयर है, माउस है, कीबोर्ड है। लेकिन ये इंटरनली कैसे काम कर रहे हैं, इनके अंदर की जो शक्ति है, दैट इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का वो समूह है जो फंक्शन, जो कंप्यूटर के फंक्शनिंग है उनको गवर्न करता है, चलाता है। सॉफ्टवेयर आर 2 टाइप। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा, जो सिस्टम के लिए जरूरी है, इसेंशियल है। मोटी भाषा में याद रखो, सिस्टम के लिए इसेंशियल है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो आप अदर काम कर रहे हो। आपको फेसबुक चलानी है, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको इंस्टाग्राम चलाना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो सिस्टम के लिए जरूरी है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं जो पूरे सिस्टम को मैनेज करेंगे। तो सबसे बड़ा सिस्टम का मैनेजर कौन होता है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे ये चल रहा है, ये भी एक कंप्यूटर है, ये विंडोज पे चल रहा है। तो विंडोज क्या है, इस पूरे का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपका फोन चलता है एंड्रॉइड पे, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग मतलब जो पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये कैसा होगा, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हाँ सर, सिस्टम इसके बिना काम कर ही नहीं पाएगा, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरे होते हैं डिवाइस ड्राइवर। आपने सुना होगा, मैंने एक आपको शब्द बताया था, फर्मवेयर, है ना। वैसे डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि कोई कोई इक्विपमेंट आप कंप्यूटर में लगाते हो, चलता ही नहीं है। क्यों, तो लोग कहते हैं कि जिसका ड्राइवर नहीं है आपके पास डिवाइस का। तो डिवाइस को चलाने के लिए, उस ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टिविटी बिठाने के लिए एक डिवाइस ड्राइवर नाम का सॉफ्टवेयर होता है। तो वो भी क्या है, सिस्टम चलाने के लिए जरूरी है डिवाइस ड्राइवर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है। लेमैन, मोटी भाषा में, देहाती देसी भाषा में ऐसे समझ लो, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है, सिस्टम यूटिलिटीज। कुछ सिस्टम को यूटिलिटीज करते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीवायरस है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस। कुछ और कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए होती हैं, वो सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर आते हैं डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ये भी कंप्यूटर के लिए हेल्पिंग है, ये बेसिक हेल्पिंग है कि चलेगा। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन लैंग्वेज के ही आधार पे हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर है,
लिंकर है, लोडर है, ये सब क्या है, ये सब डेवलपिंग सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर चार टाइप के हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटीज और डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, ये है। दूसरे आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जेनेरिक पर्पस। जेनेरिक पर्पस क्या है, वर्ड प्रोसेसर है, पीपीटी है, स्प्रेडशीट एक्सेल सीट वाला है, इमेज एडिटर है, ये सब क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इनके कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम होंगे। व्हाट इज द परिभाषा क्या होगी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, कैरीज आउट नेसेसरी ऑपरेशन फॉर ए स्पेसिफाइड एप्लीकेशन टू फंक्शन। मतलब किसी विशेष कार्य को करने के लिए ये सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो ये है। बाकी स्पेशल पर्पस, रिजर्वेशन सिस्टम है, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, स्पेशल पर्पस है। अटेंडेंस सिस्टम है, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है। बिलिंग सिस्टम है, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है। रिपोर्ट कार्ड है, स्पेशल सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो जो किसी विशेष प्रयोग के लिए बनाए जाएंगे, और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जो सिस्टम की हेल्प करेंगे एट एनी हाउ। मोटी भाषा में ऐसा समझ लीजिए। अब देखो सवाल क्या है, डीकंप्रेशन यूटिलिटीज क्या है। देखो एक होता है कंप्रेशन यूटिलिटीज। तो यूटिलिटीज क्या है, जिनका कंप्यूटर में कोई प्रयोग है, किसी विशेष प्रयोग के लिए नहीं यूज हो रहे हैं, उनका कंप्यूटर में यूज है। तो कंप्रेशन, आपने विन आरआरआर करके सॉफ्टवेयर यूज किया होगा, विन आरआरआर करके सॉफ्टवेयर आपने यूज किया होगा। उसका क्या काम होता है, विन आरआरआर का क्या काम होता है, वो छोटी बड़ी फाइलों को छोटी फाइलों में कंप्रेस कर देता है। तो शब्द से समझो, कंप्रेशन यूटिलिटीज का क्या मतलब होगा, बड़ी फाइलों को छोटी फाइल में कंप्रेस कर देना। लेकिन उसने कह दिया डीकंप्रेशन, मतलब निगेटिविटी आ गई, तो ये क्या करेगा, छोटी फाइलों को बड़ी में कन्वर्ट कर देगा। देखो, फाइलों को एनक्रिप्ट करना नहीं, फाइलों को स्थायी रूप से हटाना डिलीट है उसके लिए, फाइलों को और अधिक संपीड़ित करना, तो ये तो कंप्रेशन का काम है। संपीड़ित फाइल को मतलब टू रिस्टोर द कंटेंट्स ऑफ ए कंप्रेस्ड फाइल, संपीड़ित की हुई सामग्री को पुनर्स्थापित करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, दैट इज डीकंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नाम से ही क्लियर है, अगर तुम नाम में चले जाओगे ना, डीकंप्रेशन मतलब कंप्रेसर उसको खोलना है, सो यूटिलिटीज तो डीकंप्रेस को खोलना है। अब इसमें से खुद देख लो, डीकंप्रेस को कौन खोलेगा, संपीड़ित यानी कंप्रेस्ड को ओपन कर दिया। आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन शांति से समझने हैं, आंसर यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने दिया है आर ए आर, बिन आर आर नहीं है, बिन आर ए आर है शायद। ठीक है, खैर जिप होता है, ऐसे ही आर 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 होता है आदि, ये सब क्या है, तो डीकंप्रेशन यूटिलिटी संपीड़ित फाइलों को रिस्टोर करता है, दोबारा से उनको चलाता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये आपने पूरा सॉफ्टवेयर का सिस्टम देख लिया। ये देखो पूरा दिया है सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को क्या करता है, नियंत्रित करता है। प्रोग्रामों का वो टाइप, वो समूह जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। तो पूरा आपको बताया जा रहा है, फिर से वही बात आ गई। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटरों के आंतरिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। यही बात मैंने अभी समझाई, लेकिन दोबारा से इसमें आपको बताई जा रही है। फिर सिस्टम मैनेजमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम का मैनेज करने के काम आ रहा है। डिवाइस ड्राइवर है, वैसी सिस्टम यूटिलिटीज है कि डिस्क कंप्रेशन करना है, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब यूटिलिटी में काम में आ रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन है। फ्रेगमेंटेटर, बैकअप यूटिलिटीज, डिस्क क्लीनर, एंटीवायरस, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरे आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होंगे, किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। तो सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर है, प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट है, इमेज एडिटर है, और विशेष उद्देश्य के लिए रिजर्वेशन, अटेंडेंस, बिलिंग और ये सब। तो ये सब सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, हमने देखा समझा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आईबीएम मेन फ्रेम में Z/OS ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या भूमिका है। तो ये आपको आईबीएम है ना, आईबीएम एक कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है। वो क्या क्या काम करती है, कंप्यूटर से बहुत सारे काम करती है। तो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर के टाइप्स जब आप पढ़ोगे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, मतलब एक साथ कई लोग उस पे काम कर सकते हैं। तो आईबीएम मेन फ्रेम में Z/OS ऑपरेटिंग सिस्टम, OS ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं, कि क्या भूमिका है। तो क्या भूमिका है उसकी, अलग अलग सीपीयू, अब मेन फ्रेम आ गया,
अगर आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर पता है मतलब मल्टी लोग काम कर रहे होंगे। हार्डवेयर डिग्नोस्टिक निष्पादित करना, बुनियादी कार्यों के लिए उपयोगकर्ता इंटरफेस या एक साथ उपयोगकर्ताओं और उनके अनुरोधों को प्रबंधित करना, मतलब एक साथ उपयोगकर्ताओं और उनके अनुरोधों को प्रबंधित कर लेगा। मल्टी मेन फ्रेम कंप्यूटर है तो ऑब्वियस है मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होगा वो एक साथ कई लोग काम कर रहे होते हैं मेन फ्रेम पे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आईबीएम मेन फ्रेम कंप्यूटर एक शक्तिशाली सिस्टम होता है जिसे बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग और हजारों उपयोगकर्ताओं को एक साथ हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है ना। मेन फ्रेम कंप्यूटर होते ही यही है। ठीक, जेड बटे पिछली क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर ये क्या क्या होते हैं। जेड बटे ओएस आईबीएम मेन फ्रेम के लिए एक अत्यधिक उन्नत और स्थिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उनके लिए अब आपसे पूछ सकता है मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए आईबीएम का कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इस प्रकार का काम कर रहा है। तो आपको याद रहेगा आईबीएम मेन फ्रेम कंप्यूटर है जेड बटे ओएस। कई उपयोगकर्ताओं और उनकी प्रक्रियाओं को एक साथ संभालना, मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग हो सकते हैं। उच्च स्तर की सुरक्षा, विश्वसनीयता, डेटा प्रोसेसिंग से सुनिश्चित करना होगा। जॉब्स, नेटवर्किंग, सिस्टम रिसोर्सेज को कुशलता से प्रबंधित करना। जेड बटे ओएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिस पर बैंकिंग, इंश्योरेंस, अब बैंकिंग का मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सब कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, आपको लगता है कि वो उस पर काम कर रहे हैं लेकिन सॉफ्टवेयरिंग सिस्टम जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक अलग प्रकार का है। तो उस तरीके से काम होगा, ठीक है, जिस पर बैंकिंग, रेलवे आदि जैसी संस्थाएं बड़ी मात्रा में ट्रांजैक्शन करती हैं और डेटा प्रोसेस करती हैं। तो ये क्या है, मतलब जहां भी मेन फ्रेम कंप्यूटर दिखे, शब्द पकड़ने हैं आपको कंप्यूटर के पेपर में, कंप्यूटर के क्वेश्चंस में अगर आपने टर्मिनोलॉजी पकड़ ली और बेसिक आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो आपका काम हो जाएगा। मास्टर प्रश्न के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ाता चलता है, ठीक है। चलो आगे चलते। किस प्रकार के इंटरफेस के लिए उपयोगकर्ताओं को बातचीत के लिए विशिष्ट कमांड याद रखने और दर्ज करने की आवश्यकता होती है। देखो इंटरफेस क्या होता है, आपको जो दिख रहा है ना ये इंटरफेस, इसको समझ लो पहले से। देखो टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस, तो कैसा हो सकता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो सकता है, ग्राफिक्स के तौर में चीजें दिखेंगी जैसी सामान्यतः आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर में दिखते हैं, डब्बे डब्बे से बने हुए। टच यूजर इंटरफेस, क्या आप टच करोगे तभी काम चलेगा, एटीएम मशीन होती है, टच यूजर इंटरफेस है ना। फिर मोबाइल यूजर इंटरफेस है, इस तरीके का होगा। वॉइस यूजर इंटरफेस है जिसमें आप वॉइस कमांड देते हो और वो सुनती है कि अलेक्सा कुछ दर्द भरे गीत सुना दे, छोड़ के चली गई है तो वो सुनाती है आपको। गेस्टर बेस्ड इन्फ्लुएंस, तो मतलब आप कुछ हिलाते डुलाते हो, जैसे मान लो मेरा ये फोन है, गेस्टर है, तो आपने ऐसे करा तो इसमें लाइट जल जाएगी, ऐसे करा तो ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके की चीजें हैं, ठीक है। वैसे व्हाट वाज द टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस, तो ना दिखाया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, फॉर्म बेस्ड इंटरफेस होता है। तो ये अलग अलग। अब देखो इसमें सवाल में पकड़ो, देखो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन कठिन भी आएंगे आपको, हो सकता है आपने बिल्कुल कंप्यूटर ना पढ़ो तो आपकी खोपड़ी के ऊपर से जा रहे हैं, जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें सवाल को पकड़ लेना है। देखो क्या कह रहा है, किस प्रकार के इंटरफेस के लिए उपयोगकर्ता को बातचीत करने के लिए उससे विशिष्ट कमांड की याद रखने की आवश्यकता होती है। मतलब हम उसको बातचीत कब करेंगे, 2+2=4 बोलेंगे तो जैसे पासकोड होता है ना वैसा। अब क्या बात आई, विशिष्ट कमांड। अब देखो कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब उसको क्या कहेंगे, कमांड लाइन। ग्राफिकल यूजर किसको कहते हैं, जिसमें ग्राफिक्स दिखते हैं। वॉइस इंटरफेस किसको कहते हैं, जो आपकी वॉइस पे काम करता है। टच स्क्रीन इंटरफेस किसे कहते हैं, जो आपकी टच स्क्रीन टच पे काम करता है। यहां क्या कह रहा है, विशिष्ट कमांड की आवश्यकता होती है, दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस। आप केवल प्रश्न पकड़ के ही अगर आपको ना भी आता हो तब भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जहां उपयोगकर्ता को कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए, मतलब उसको हैंडल करने के लिए विशिष्ट कमांड को याद रखने की आवश्यकता होती है। कीबोर्ड पर टाइप करना होता है। CLI का उपयोग करते समय, कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करते समय कोई आइकन या बटन नहीं दिखता, नो आइकन नो बटन, केवल टेक्स्ट आधारित इनपुट होता है और उसी पे काम होता है। उदाहरण विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट, लाइनक्स टर्मिनल, डॉस आदि। उपयोगकर्ता को कमांड की सेटिंग, सिंटैक्स और विकल्प ऑप्शन का पता होना चाहिए। GUI, वॉइस इंटरफेरेंस और टच स्क्रीन इंटरफेरेंस उपयोगकर्ताओं को अधिक सहज और विजुअल तरीके से सिस्टम से बातचीत करने की सुविधा देते हैं। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, वॉइस इंटरफेस, इनसे बातचीत करना आसान है। ये भैया थोड़ा कठिन काम है, कमांड वांड देनी पड़ रही है, याद करना पड़ रहा है। तो बात समझ में आ रही है, आगे चलते हैं। डेटा का बैकअप ना होने के संभावित परिणाम क्या होंगे। तुम्हारा डेटा है जी, बैकअप था ही ना, निवटली डेटा उड़ गया, बेहतर ग्राफिक्स थोड़ी मिलेगा। डेटा का बैकअप ना होने से ग्राफिक का क्या मतलब है, कंप्यूटर की गति में वृद्धि, हवा खराब हो जाएगी, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं, डेटा की हानि हो जाएगी अगर डेटा का बैकअप नहीं होगा। तो ये सिंपल सवाल है,
है ना। ये सिंपल सवाल है। देखो प्रवर्तन कांस्टेबल में या कंप्यूटर ऑपरेटर में उनका कंप्यूटर का प्रॉपर अलग सिलेबस है, उस लेवल के सवाल पूछे गए, तो आपको घबराना नहीं है। आगे चलते हैं। डेटा बैकअप लेने का मतलब आप सबको पता है, फोन चलाते हो, डेटा को कॉपी कर लेना, फिर दोबारा सिंक कर लेते हैं तो काम हो जाता है। नहीं होगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, सब डेटा चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है? दुर्भावनापूर्ण क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैसियस प्रोग्राम दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम नहीं है जिससे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सुरक्षा करता है। अब देखो ये क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स भी सॉफ्ट उसका वायरस का प्रकार है, वायरस तो है ही है। वेब ब्राउजर क्या है? ये जो तुम गूगल चलाते हो, ओपेरा चलाते हो, कुछ और चलाते हो, मोजिला चलाते हो, ये सब वेब ब्राउजर है, मतलब वेब पे सर्च करने के लिए ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर क्या है? कोई वायरस नहीं है, बाकी वर्म ये सब वायरस है ना। तो ये देखो दिखाया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो खतरनाक सॉफ्टवेयर है उनके, रैंसमवेयर हो सकता है, डायलर हो सकता है, रूटकिट हो सकता है, एडवेयर हो सकता है, स्पाईवेयर हो सकता है। एडवेयर वही कि तुम्हें एड दिखाए, तुमने जीते हैं 5 लाख, जैसे ही तुमने दबाया काम खत्म, उसने तुम्हारा सब उड़ा लिया सामान। ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, ये सब खतरनाक सॉफ्टवेयर के टाइप हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मुख्यतः कंप्यूटर को दुर्भावनापूर्ण, जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि ट्रोजन हॉर्स। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उपयोगकर्ता को वैध सॉफ्टवेयर दिखता है, लेकिन इसमें हानिकारक कोड छुपा होता है। तो ट्रोजन हॉर्स है, मतलब टार्जन जैसा है, स्वरूप बदल लेता है, दिखेगा कि बाबूजी मैं बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हूं, यू लाइक इट, बट जैसे ही तुम इंस्टॉल करोगे ये शैतानी करनी शुरू कर देगा। ठीक है। वायरस क्या होता है? वायरस सिंपल है, अन्य फाइलों में अपने आप को फैलाता रहता है, कहते हैं ना वायरस फैल गया, तो इसी से इसका नाम आया वायरस। एक जगह आ जाएगा, तुम्हें दिखेगा अरे 100 फाइलें आ गई इसकी, कैसे पता चली? अपने आप को कॉपी करता रहता है और आपके डेटा को नुकसान पहुंचाएगा। वॉर्म क्या होता है? यह नेटवर्क के माध्यम से, किसके माध्यम से? नेटवर्क के माध्यम से खुद को फैलाता है और सिस्टम को स्लो कर देता है। लेकिन वेब ब्राउजर एक सामान्य सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग सामान्य वेब ब्राउजिंग के लिए किया जाता है, तो वेब ब्राउजर इसमें नहीं है। ये सब है। तो वार्म क्या है, वायरस क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है, ये सब अभी हम सॉफ्टवेयर को, अब ये सब चीजें थ्योरी में प्रॉपर पढ़ी जाएंगी। यहां तो मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा, जब प्रश्न आ जाएगा तो प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी ये सब टाइप ऑफ वायरस होते हैं। और ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें लगता है कि बढ़िया है, पर चाचा बढ़िया नहीं होते हैं। वार्म क्या है ना, तो वह अपने आप को फैला लेता है, इन नेटवर्क से कनेक्ट करके फैलाता है। वायरस क्या है? ये तो खुद ही अपनी फाइलें कॉपी करता रहता है। तो ये सब टाइप है, ये सब क्या क्या होते हैं। फिर कभी जैसे एडवेयर है, तो तुम्हें दिखेगा कि एड है, लेकिन वो ऐड क्या कर देगा, तुम्हें परेशान कर देगा। इस प्रकार की चीजें हैं। आगे चलते हैं। पेरेंट प्रोसेस आईडी, पीपीआई आईडी, पीपीआईडी प्राप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन में तुम्हें हो सकता है कि ना पता हो, लेकिन ये सरल है। पेरेंट प्रोसेस आईडी अगर हमें प्राप्त करनी है तो किस कमांड का यूज करेंगे? सबसे पहले समझो पेरेंट प्रोसेस आईडी क्या होती है। तो पीपीआई आईडी का क्या अर्थ है? पेरेंट प्रोसेस आईडी है कंप्यूटर सिस्टम में किसी चल रही प्रक्रिया, प्रोसेस को शुरू करने वाली मुख्य प्रक्रिया, जो उसकी पेरेंट प्रक्रिया है, की विशिष्ट पहचान नंबर होती है, पीआईडी होती है। यह एक पेरेंट चाइल्ड संबंध को दर्शाता है। यहां चाइल्ड प्रोसेस को पीपीआई आईडी और उसके जनक को पीआईडी बोलते हैं। तो ऐसे ही पीआईडी है, प्रोसेस आइडेंटिफायर होता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिव प्रोग्राम या टास्क में जहां से शुरू हुआ है वो होता है। तो पीपीआई आईडी क्या है समझ लो, पेरेंट प्रोसेस आईडी, मतलब यह कंप्यूटर सिस्टम में किसी चल रही प्रक्रिया को शुरू करने वाली मुख्य प्रक्रिया, उसकी पहचान नंबर होती है पीपीआई आईडी। अब देखो पीपीआई आईडी जानोगे कैसे, तो देखो अब यहां क्या है, पेरेंट आईडी, पीआईडी, पीआईडी गेट पीपीआईडी। तो अगर निकालना होगा तो मैं अगर तुक्का भी मारूंगा, दैट इज नॉट तुक्का, दैट इज लॉजिकल गैसिंग, तब भी मैं गेट पीपीआईडी के साथ जाऊंगा, क्योंकि मेरे से पूछा है कि पीपीआईडी कैसे प्राप्त करोगे, तो हम ऐसे प्राप्त कर लेंगे। और देखो इसका सही आंसर भी है, गेट पीपीआईडी एक सिस्टम कॉल है जिसका उपयोग पेरेंट प्रोसेस आईडी, अब पीपीआईडी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो याद रखोगे पेरेंट प्रोसेस आईडी, पेरेंट प्रोसेस आईडी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जब कोई नया प्रोग्राम या प्रोसेस शुरू होता है तो उसे शुरू करने वाला कोई ना कोई पेरेंट प्रोसेस होता है, कहीं ना कहीं से शुरू हुआ होगा। गेट पीपीआईडी उस पेरेंट प्रोसेस की आईडी को रिटर्न करता है, और गेट पीआईडी क्या होगा, यह प्रोसेस की पीआईडी बताएगा। तो वेरी सिंपल। अब गेट पीपीआईडी, इसके बाद एक वो भी लगा हुआ है, पीआईडी निकालना है, गेट पीआईडी निकलेगा तो यहां 2 बिंदु भी लगे हुए हैं। तो इस तरीके से चीजें होती हैं, कुछ शॉर्टकट होते हैं। तो देखो अब आपको ना भी आता हो ये सवाल, लेकिन फिर भी आप लॉजिकल गैसिंग से कर लोगे। तो मैं आपको ना सिर्फ सवाल करा रहा हूं,
बल्कि आपको यह भी समझा रहा हूं क्लास में कि आप लॉजिकल गैसिंग कैसे कर सकते हो। तो लॉजिकल गैसिंग, मास्टर इतना कुछ बता रहा है तो लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट वमेंट कर जाया करो। अगला सवाल देखते हैं। 1980 के दशक में शुरू की गई RISC आधारित वर्क स्टेशन पर आमतौर पर किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था? तो ये यूनिक्स का इस्तेमाल किया जाता था। ये अब प्रवर्तन कांस्टेबल का पेपर है, इन्होंने बहुत डीप में क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन इसको देख लेते हैं क्या है। RISC क्या है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर 1980 के दशक में विकसित की गई थी ताकि प्रोसेसर को तेज, अधिक कुशल बनाया जा सके। उस समय कई वर्क स्टेशन जैसे कि सन माइक्रोसिस्टम्स, IBM और HP द्वारा बनाए गए RISC प्रोसेसर पर आधारित थे। ये प्रोसेसर का एक प्रकार है और इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है RISC की, तो याद रखोगे रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इन वर्क स्टेशनों में आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज किया जाता था वह यूनिक्स था। बहुत पुरानी बात है, लेकिन पता नहीं आपसे सवाल क्यों पूछा गया है ना। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है और एक साथ बहुत सारे लोग उस पर काम कर सकते हैं, जो विशेष रूप से वर्क स्टेशन और सर्वर के लिए उपयुक्त है। मतलब जो कहीं काम का कुछ एक प्रोसेस चल रहा है पूरा वहां, या फिर सर्वर वर्वर जहां से यूज हो रहा है। RISC इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखोगे, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्राम। ठीक है। RISC वर्क स्टेशन जैसे सन वर्क स्टेशन, ये सब वगैरह पर यूनिक्स आधारित वेरिएंट का उपयोग होता है। ये इन्होंने इसके और टाइप दे रखे हैं, तो इसको ध्यान रख लेना। RISC वाले आधारित वर्क स्टेशन पर आमतौर पर, अब देखो जहां वर्क स्टेशन की बात आएगी यहां से भी आप पकड़ सकते हो, जहां मल्टी यूजर की बात आएगी वहां यूनिक्स सामान्य रूप में यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा भाग प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है जिनमें उनका निर्माण, समाप्ति और शेड्यूलिंग होती है? तो देखो कौन सा ऐसा भाग है जो ये सब मैनेज करेगा, प्रबंधन, प्रक्रियाओं का प्रबंधन करेगा, उनका निर्माण, समाप्ति और शेड्यूलिंग करेगा। तो देखो इसमें देखो क्या होगा, उपयोगकर्ता इंटरफेस तो होगा नहीं, इंटरफेस तो जो दिख रहा है वो होता है। फाइल सिस्टम भी कुछ नहीं होगा। डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करने वाले डिवाइस ड्राइवर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग है? दैट इज कर्नेल। कर्नेल क्या करता है? प्रक्रियाओं का प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है, कौन सा प्रोसेस कैसे चलेगा। देन ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल भाग होता है जो सिस्टम रिसोर्सेज और हार्डवेयर को मैनेज करता है। कर्नेल बोले भाई मारे नाल कर ले, हमारे साथ काम कर ले, मैनेज करता है। यह प्रक्रियाओं, प्रोसेस का निर्माण, समाप्ति, शेड्यूलिंग जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। कर्नेल CPU का समय प्रबंधन करता है और मल्टीटास्किंग को सक्षम बनाता है। कौन? कर्नेल। तो कर्नल है भाई, कर्नल है तो सब कुछ प्रबंध करेगा, याद रखना, ऐसे ध्यान रख लो। ध्यान रखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल भाग होगा जो सिस्टम रिसोर्सेज, हार्डवेयर इन सबको मैनेज करेगा। कौन? कर्नल। कर्नल करेगा भाई। ठीक है, चलो। आपके विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट की क्या है? तो अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो तो आपको पता है कि आप विंडोज +L दबा दो तो आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। किसी भी स्थिति में विंडोज +L दबा दो, कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। ठीक है, बाकी Alt+L, Shift+L इन सबका कोई मतलब नहीं है। विंडोज +L आप लैपटॉप से दबा दोगे तो आपका कंप्यूटर लॉक फॉर्म में चला जाएगा, फिर पासवर्ड या फिंगरप्रिंट से ही वो खुलेगा। ठीक है, चलिए 10वां सवाल देखते हैं। देखो हमें नहीं पता लेकिन ये क्या है, लेकिन इसको समझते हैं। ऐसे सवालों से घबराना नहीं है, सवाल बहुत आसान होते हैं। विंडोज सिस्टम रीस्टोर सुविधा, रीस्टोर आपको पता है, रीस्टोर करते हैं तो रीस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है। तो जब हम किसी को रीस्टोर करते हैं तो रीस्टोर करने का क्या मतलब होता है कि अपडेट तो हो जाएगा लेकिन हमारा सारा डेटा सेव रहेगा। जबकि हम एक बार में वो कर दे, रीस्टोर की जगह और कुछ कर देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, देखो टर्म कैसे दिमाग से सलगती हैं, तो डेटा भी हमारा चला जाता है। कारण क्या है? यह निश्चित अंतराल पर या महत्वपूर्ण अपडेट से पहले रीस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बना लेता है और उसको दोबारा क्या कर लेगा? अपडेट कर लेगा। तो दोनों बात सही है और उसका कारण भी सही है। मतलब ए सही है, आर गलत है? नहीं, ए और आर दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर कि ए और आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या है। तो विंडोज सिस्टम की बात हो रही, जबकि एंड्रॉइड सिस्टम में रिस्टोर करोगे तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा डेटा। उड़ गई, दादी कहां गई? टपक गई। खैर, विंडोज सिस्टम रिस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है। तो विंडोज आप रिस्टोर करोगे तो आपका डेटा सेव रहता है। क्या क्यों रहता है? उसने बता दिया कि वो एक स्नैपशॉट सा बना लेता है।
अभिकथन ए सही है। विंडोज सिस्टम रिस्टोर वास्तव में आपको व्यक्तिगत फाइलों, दस्तावेज, फोटो, संगीत को प्रभावित किए बिना कंप्यूटर सिस्टम की फाइलों को स्थापित प्रोग्राम, रजिस्ट्री सेटिंग्स, हार्डवेयर ड्राइवर में किए गए परिवर्तनों को पिछली स्थिति में वापस लाने की अनुमति देता है। कारण भी सही है, ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि ये नियमित अंतराल पर या जब कोई महत्वपूर्ण सिस्टम परिवर्तन करते हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर डालते हैं, विंडोज डालते हैं, तो रिस्टोर पॉइंट नामक अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में स्नैपशॉट बना लेता है। इसलिए कथन आर कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या है। डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत उसकी पहचान कीजिए। तो डेटाबेस सिस्टम समझ रहे हो, बड़ा डेटा वाला जो सिस्टम होता है उसको डेटाबेस सिस्टम कहते हैं। टर्मिनोलॉजी से समझ लो। सॉफ्टवेयर वाली क्लास हो सकता है कि आपको थोड़ी कम समझ में आए। एक सॉफ्टवेयर, एक स्प्रेडशीट, जो अगली क्लास आपकी होगी जिसमें हम एक्सेल वेक्सेल पढ़ेंगे। अगली तो अभी एक सॉफ्टवेयर की ही और होगी, फिर उसके बाद एक्सेल वेक्सेल पढ़ेंगे। तो ये दो क्लासें हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन आप कोशिश करना, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको सरल भाषा में समझाता चलूं। वरना आप सॉफ्टवेयर की एक थ्योरी क्लास देख लेना और एक स्प्रेडशीट या एक्सेल की थ्योरी क्लास देख लेना। कहीं से भी यूट्यूब पे बहुत सारे अध्यापकों ने पढ़ा रखा है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। खैर, डेटाबेस क्या है, गलत कथन बताना इसके बारे में। रिलेशनल डेटाबेस निश्चित स्कीमा के साथ तालिकाओं में डेटा संग्रहित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नो एसक्यूएल डेटाबेस असंरचित डेटा को संभालने के लिए उपयुक्त है। सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में, कहां गया, हाँ, सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। भाई, डेटाबेस का मतलब ही ये है कि उसको मल्टी उपयोगकर्ता एक्सेस करेंगे। डेटाबेस ही क्या होता है, बड़ा डेटा है, उसको मल्टी यूजर एक्सेस करेंगे, ये कथन गलत है। एसक्यूएल एक मानकीकृत भाषा है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। नो एसक्यूएल डेटाबेस जो असंरचित डेटा होता है, इधर उधर पड़ा हुआ होता है, वो, ठीक है, इसको नो एसक्यूएल को बोलते हैं, नॉट ओनली एसक्यूएल। व्हाट इज एसक्यूएल, इसको भी समझो। फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल इज स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, है ना। इट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मैनेज, मैनिपुलेट एंड कम्युनिकेट विद द रेशनल डेटाबेस ओरिजिनली डेवलप्ड बाय आईबीएम इन 1970। तो एसक्यूएल, अगर आपसे कोई पूछ ले एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है, तो स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज है, आईबीएम ने 1970 में डेवलप की है। बाज फर्स्ट कार्ड सीक्वल इसको पहले कहा जाता था, बट अब एसक्यूएल कहा जाता है और ये स्ट्रक्चरल डेटा को मैनेज करता है। व्हाट इज नो एसक्यूएल? नो एसक्यूएल स्टैंड फॉर नॉट ओनली एसक्यूएल, इट रेफर्स टू द ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द नॉन रेशनल डेटाबेस। मतलब जो संरचित डेटा नहीं है, जो असंरचित डेटा है, ये उसको मैनेज करता है नॉन एसक्यूएल, ठीक है। और बेसिकली ये क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्रोग्राम में काम करता है। तो डेटाबेस तो होता ही मल्टी यूजर्स के लिए है, तो ऑप्शन नंबर सी तो सीधे सीधे दिख जाएगा, गलत है। डेटाबेस सिस्टम में कई उपयोगकर्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस करने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। आधुनिक डेटाबेस मल्टी यूजर एक्सेस को सक्षम करने के लिए कुशल लेन देन प्रबंधन, समवर्ती नियंत्रण, मतलब कंकरेंटली कंट्रोल, कि मैं भी उसको कंट्रोल कर रहा हूं, आप भी कर रहे हो एक ही समय में, है ना, लॉकिंग मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं। इसके अलावा डेटाबेस में उच्च सुरक्षा प्रोटोकॉल और ये सब लगाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल। प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषाओं ने आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों के लिए आधार तैयार किया। जो प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषाएं थी, उन्होंने जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं या जिनसे के आधार पर प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, उनके लिए एक बेस तैयार किया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के विकास के साथ साथ सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है? तो देखो क्या होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में असेंबली भाषा के निर्देश नहीं होंगे, डेटा इनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलरिटी हो सकती है, हार्डवेयर रजिस्टरों में सीधा, रजिस्टर में कोई डेटा थोड़ी ना घुसेड़ देगा, ठीक है। चलो फिर लूप और कंडीशनल की तरह संरचित प्रोग्रामों को कंस्ट्रक्ट, ये भी नहीं होगा, डेटा इनकैप्सुलेशन होगा उसमें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा इनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलरिटी होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम को भी एक मुख्य उद्देश्य वास्तविक दुनिया की इकाइयों को प्रोग्रामिंग में मॉडल करना है, ठीक है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में डेटा इंस्कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, परफॉर्मेंस, मॉड्यूलरिटी शामिल है। इनमें डेटा इंस्कैप्सुलेशन और मॉड्यूलरिटी विशेष रूप से ओओपी से जुड़ी हुई है, क्योंकि वे डेटा सुरक्षित और संरक्षित करने में मदद करती हैं। डेटा इंस्कैप्सुलेशन, मैं फिर कह रहा हूं, सॉफ्टवेयर वाली क्लास हो सकता है आपको कुछ कम समझ में आए, तो आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर का बेसिक्स देख लीजिए, तब ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मैं आपको बता रहा हूं, आसान चीज है। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर कैसे बनाएगा, भानुमति को ना थोड़ी जोड़ेगी ना,
कुछ भाषाओं में कोडिंग होती है, कोडिंग शब्द से परिचित हो, कोडिंग करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम मिलके सॉफ्टवेयर बनता है। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो ये थोड़ा डीप सवाल है, किसमें पूछा गया है, मंडी सचिव के पेपर में पूछा गया है। खैर आगे चलते। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास में कंपाइलर की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है। और क्या करेगा? कंपाइलर मतलब कम कर देता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा किसको कहते हैं? 0-1 बाइनरी वाली लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा कौन सी होगी? C++, फलाना ढिमाका, ये सब जो भाषाएं होती है, जावा, पाइथन वगैरह। तो उच्च स्तरीय भाषा को कंपाइलर क्या करता है? कम कर देता है। ध्यान रहेगा, कंफ्यूजन होता है। कंपाइलर भाषा को कम कर देता है। तो देखो, व्हाट इज कंपाइलर? यह निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन कोड में परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल सही है, यही सही होगा। यह कई प्रोग्राम मॉड्यूल को एक निष्पादन योग्य मॉड्यूल नहीं, यह रन टाइम के दौरान लाइन दर लाइन कोड निष्पादित करता है नहीं, यह असेंबली लैंग्वेज का सीधे उच्च स्तरीय कोड में परिवर्तित कर देता है नहीं, ये तो कम में करता है। तो मशीनी हाई लैंग्वेज को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कौन? कंपाइलर। ऑप्शन नंबर 1। कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे सी, जावा, पाइथन आदि में लिखे गए कोड को मशीन कोड या बाइनरी कोड, मशीनी भाषा कौन सी है? बाइनरी, 0-1 वाली भाषा में अनुवाद करता है ताकि वह कंप्यूटर द्वारा सीधे उसको प्रोसेस कर लिया जाए। यह अनुवाद निष्पादन से पहले होता है, मतलब प्रोसेसिंग से पहले होता है, ना कि रन टाइम पर। मतलब आपने कोई इनपुट दिया तो उसका अनुवाद प्रोसेसिंग से पहले ही हो जाएगा। प्रोसेसिंग के बाद तो आपको रॉ डेटा से रिलेटेड सूचना मिलेगी। ठीक है, यह पूरे प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट करता है और एरर्स की जांच करता है, कहीं कोई दिक्कत गलती तो नहीं है। कौन? कंपाइलर। चलो, I/O सिस्टम में डिवाइस ड्राइव का प्राथमिक कार्य क्या है? डिवाइस ड्राइवर क्या करेंगे? मैंने आपको बताया, डिवाइस के ड्राइवर है, डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैनेज करेंगे, जोड़ेंगे, है ना, कि भैया चाचा चालू हो गए, तुम भी हो जाओ। डिवाइस ड्राइवर डिवाइस को ड्राइव करेंगे। देखो, आईओ के संचालन में प्रोसेसर की गति बढ़ाना, है ना, नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करना। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा, कंप्यूटर चाचा ऑन हो गए, माउस भैया तुम भी ऑन हो जाओ। तो ये काम कौन कर रहा है? ये डिवाइस ड्राइवर कर रहे हैं। और डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के अभी हमने टाइप पढ़े थे, वहां डिवाइस ड्राइवर भी देखा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं। यूजर लेवल कमांड को असेंबली कोड कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है के साथ संचार करने में सक्षम बनाते हैं, उनके साथ कंपेटेबल बनाता है। इसका मुख्य कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा दिए गए कमांड्स को हार्डवेयर के अनुकूल सिग्नल में बदलना है और हार्डवेयर से प्राप्त डेटा को ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने का काम करना है। कौन करेगा ये काम? डिवाइस ड्राइवर करता है। निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन क्या होंगे? तो प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन होता है, रॉ डेटा का जब एग्जीक्यूशन होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो प्रोसेस कहलाते हैं। और प्रोसेस से जो हमें प्राप्त होता है वो होती है सूचना। वो क्या प्राप्त होती है? सूचना प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। निष्पादन में प्रोग्राम को प्रोसेस कहते हैं। जब कोई प्रोग्राम चलाया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस बनाकर प्रोग्राम को निष्पादित करता है, तो प्रोसेसिंग होगी उसकी। तो लिखा आता है ना कहीं प्रोसेसिंग हो रही है, तो हम क्यों कहते हैं प्रोसेसिंग हो रही है? क्योंकि डेटा हमने दे दिया है, हमें फाइनल कुछ सिस्टम चाहिए, तो बीच की चीज को क्या कहेंगे? निष्पादन कहेंगे या प्रोसेसिंग कहेंगे। ठीक है, चलिए, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग किस प्रकार की शेड्यूलिंग है? तो वो लीनियर डेटा नहीं, प्रीएम्प्टिव वो होगी। देखो शेड्यूलिंग होता क्या है कंप्यूटर में? शेड्यूलिंग क्या है? जैसे तुम शेड्यूल बनाते हो कि 5 बजे उठूंगा, 6 बजे चाय पीऊंगा, 7 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा, ऐसे ही कंप्यूटर में भी शेड्यूलिंग होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की वह प्रक्रिया जो यह तय करती है कि कौन सी प्रोसेस कब और कितने समय के लिए सीपीयू का उपयोग करेगी, ये क्या है? शेड्यूलिंग। ऐसा नहीं है कि सीपीयू का उपयोग, दिमाग का उपयोग रीलिंग कर रही है ना, कौन सी चीज कितनी देर चलेगी, ये क्या है? शेड्यूलिंग है। यह मल्टीटास्किंग में महत्वपूर्ण है क्योंकि एक समय में सीपीयू केवल एक ही कार्य कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य सीपीयू के उपयोग, सीपीयू यूटिलाइजेशन को अधिकतम करना और वेटिंग टाइम को कम करना है। क्या? शेड्यूलिंग। अब देखो शेड्यूलिंग कैसी होती है? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग हो सकती है, चलते हुए प्रोसेस को बीच में रोककर दूसरी प्रोसेस सीपीयू को दिया जा सकता है।
प्रिएम्प्टिव इसमें प्रिएम्प्टिव जो शेड्यूलिंग होती है। नॉन प्रिएम्प्टिव शॉट्स ऑब्वियस है कि एक बार शुरू होने के बाद अपना कार्य पूर्ण करेगा तभी सीपीयू छोड़ेगा, चाहे काम होने में कितनी भी देर लगे। ठीक, चलिए अब देखो शेड्यूलिंग के कुछ प्रमुख प्रकार और उनके एल्गोरिदम क्या है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसमें क्या है, जो पहले काम आ जाएगा उसकी पहले सेवा हो जाएगी। FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो प्रोसेस पहले आती है वह पहले एग्जीक्यूट होती है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, मतलब जिस प्रोसेस का समय सबसे कम होता है वह पहले चलती है, जिसका टाइम कम होगा बोले पहले इसे निपटाओ। हम फंडामेंटल राइट 1 घंटे में पढ़ सकते हैं तो फटाफट निपटाओ फिर दूसरा काम करेंगे, वो हो गया। राउंड रॉबिन में क्या होता है, सबके लिए टाइम डिसाइड है। चाचा मिलने आएंगे 1 घंटा, ये बात पूरी हो चाहे टल्ले पे लो, भगा दिए जाओगे 1 घंटे बाद, तो वही है। हर प्रोसेस को एक निश्चित समय के लिए सीपीयू मिलता है जो साझाकरण के लिए उत्तम है। मतलब हर प्रोसेस को एक लिमिटेड टाइम मिलेगा, बीच में भी रोक दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, इसमें क्या करते हैं, उच्च प्राथमिकता वाली प्रोसेस को पहले मौका मिल जाता है। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, प्रोसेस को उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग कतारों में विभाजित कर दिया जाता है, फिर उनको मल्टी लेवल में एग्जीक्यूट कर लिया जाता है। सवाल क्या पूछा ये देखो, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग समझ गए किस प्रकार की शेड्यूलिंग है, तो राउंड रॉबिन क्या है, सीपीयू का बराबर टाइम मिला हुआ है, बराबर से मतलब टाइम निश्चित है, ऑब्वियस है। तो प्रिएम्प्टिव वो है शेड्यूलिंग, बिल्कुल ठीक है, प्रिएम्प्टिव है, क्योंकि प्रिएम्प्टिव क्या कर रही थी, प्रिएम्प्टिव कर रही थी पहले से ही किसी को रोक के भी काम कर सकती है। तो जब टाइम डिसाइड है तो रोक के दूसरे का टाइम शुरू हो जाएगा तो उसका काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा टफ सवाल है, जूनियर एनालिस्टिक ड्रग, थोड़ा कठिन सवाल है। लीनियर डेटा शेड्यूलिंग, नॉन लीनियर, ये सब अलग होती है। नॉन प्रिएम्प्टिव में ये है जब जिसका काम हो जाएगा तभी होगा, ये हमने पूरा देखा। फिर प्रोग्रामों का देखो, थ्योरी इसके लिए आपको पढ़नी ही पड़ेगी कंप्यूटर की, है ना। तो अब मैं थ्योरी क्लास मतलब तुम लोग क्या बोलूं, ठीक है, पढ़ाई करने को नहीं आता है तो क्वेश्चंस के माध्यम से ये कि थोड़ा थोड़ा मैं बताता चलता हूं, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से जितना बताया जा सकता है। लेकिन सॉफ्टवेयर है और स्प्रेडशीट है, जब तक इनको प्रॉपर थ्योरी आप नहीं पढ़ोगे तब तक कम समझ में आएगा। मास्टर समझा रहा है आपको, आएगा, आपको एक बार पहले से पढ़ना पड़ेगा किताब, फिर मेरे पास आओगे, समझ में आएंगी बातें, ठीक है। प्रोग्रामों का वह समूह कौन सा है जो कंप्यूटर को वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो क्या होगा, कंप्यूटर को वांछित कार्य मतलब हम जो चाहते हैं वो काम करो, तो हार्डवेयर करेगा क्या, ना, कौन करेगा, उपयोगिता ना, कंपनी, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर वांछित कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। भाई फेसबुक चला दो तो फेसबुक सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना, तभी तो चलाओगे, तभी तो वांछित काम कर पाओगे। तो वांछित काम मतलब जो हम चाह रहे हैं, वांछित मतलब जिसकी हमें वांछना है, जो हम चाह रहे हैं। अगला सवाल, फाइल बैकअप क्या है, तो फाइल बैकअप क्या है, उसकी फोटोकॉपी फाइल की, दैट इज फाइल बैकअप। डेटा की प्रतिलिपि बनाने और संग्रहित करने की प्रक्रिया है फाइल बैकअप। फाइल को हटाना मतलब डिलीट कर देना, संपीड़ित कर देना मतलब उनकी, अभी हमने एक शब्द पढ़ा था इसके लिए, कंप्रेसिंग कर देना, ठीक है, फाइलों को संपादित करने की प्रक्रिया नहीं, उनका फोटोकॉपी करना, डेटा की प्रतिलिपि बना लिया, फाइल बैकअप है, ठीक है, ये तो आपको पता है, मतलब साधारण सवाल था। कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जांपल नहीं है, तो देखो सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स। इसमें मैंने देखो ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स क्या होते हैं, कम्युनिटी ड्रिवन, मतलब उसको कोई कंपनी नहीं चला रही होगी, तुम भी चलाओगे, मैं भी चलाऊंगा, मेरा मन करा उसमें कुछ चेंज करने का, मैंने कर दिया उसकी कोडिंग करके, तो ये क्या है, कम्युनिटी ड्रिवन है, फ्री टू यूज है, इनके लिए कोई पैसा नहीं देना, कस्टमाइजेबल है, आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके एग्जांपल क्या है, लाइनेक्स है, फायरबॉक्स है, मोजिला फायरबॉक्स है, गिटहब है, ये सब ओपन सोर्स है। क्लोज्ड सोर्स क्या होते हैं, किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर, कंपनी की बिना मर्जी के तुम उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, चलाने के लिए पैसा भी देना पड़ेगा, जैसे कंपनी कंट्रोल्ड है, पेड लाइसेंस होता है, प्रोफेशनल सपोर्ट मिलता है, अगर कोई कमी है तो आपको परेशान नहीं होना कि हे भगवान सही कैसे होगी, प्रोफेशनल सपोर्ट मिलेगा। और प्रोप्राइटी होती है, जैसे विंडोज है, पैसा देते हो विंडोज चलाने का, एडोब है, एप्पल है ना, ये सब है। तो देखो अब इसमें से पूछा है व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो एडोब फोटोशॉप तो नहीं है, वो आपसे पैसा मांगती है कि इतने में हमसे ले लो। विंडोज ओएस भी नहीं है, पैसा मांगते हैं। विंडोज, अरे तुम लोग कॉपी चलाते हो ना, ओरिजिनल विंडोज चलाओ, मास्टर चला रहा है, पैसा जाता है हर साल का, ठीक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आपको खरीदना पड़ता है ना, थोड़े सा, अगर आप नया लैपटॉप लेते हो तो उसमें कुछ समय के लिए वैलिडिटी फ्री आती है, वरना उसका वार्षिक रिचार्ज होता है, ठीक है। लाइनेक्स जो है आपका वो आपका क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स मतलब जिसको कोई भी चला सके, किसी का कोई कंट्रोल ना हो, कोई भी इसको कोड कर सके, कोई भी सही कर सके, ओपन सोर्स, ओपन है सबके लिए। आगे चलते हैं, फैट का पूर्ण रूप क्या है, फाइल
एलोकेशन टेबल होता है, फाइल आवंटन तालिका। फाइल एलोकेशन टेबल होता है, फाइल आवंटन तालिका हिंदी में बोलेंगे, फैट की फुल फॉर्म है। तो ये कंप्यूटर की कुछ फुल फॉर्म है, मैं बाद में आपको एक साथ याद कराऊंगा। फाइल एलोकेशन टेबल होता है, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए छोटी सी सूचना, अगर आपको लगता है कि आपका लोअर पीसीएस में कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, 65 से प्लस नंबर है, पर सर मेरी तैयारी अभी उस लेवल की नहीं है, मुझे कुछ सब्जेक्ट्स में कंफ्यूजन है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वीडियो कोर्स लेना चाहिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है सब्जेक्ट की बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सके। इस आरोहण बैच में 2500 रुपए मात्र फीस है। आपको सभी टॉपिक्स के सभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके ना सिर्फ वीडियो लेक्चर मिलते हैं, उनके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ इन सब चीजों के साथ साथ आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज क्या है, अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो कोर्स नहीं चाहिए, तो फिर हम आपको एक टेस्ट सीरीज ऑफर कर रहे हैं, ये तो आपको ज्वाइन कर ही लेना चाहिए, मेरी सलाह मान के कर लो। 700 रुपए की टेस्ट सीरीज है, बहुत नॉमिनल प्राइस है। 130 फुल लेंथ टेस्ट हम आपको दे रहे हैं, 4 महीना डेली टेस्ट की प्रैक्टिस चलेगी, 25 क्वेश्चन डेली, उनका पीडीएफ टेस्ट, उनका पीडीएफ सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। तो बहुत शानदार तरीके से ये टेस्ट सीरीज चल रही है, 13 अप्रैल से शुरू हो चुका है। आप चाहें तो इसमें इनरोल हो सकते हैं। हमने कुल 130 सेक्शनल टेस्ट प्लस 20 फुल लेंथ टेस्ट हम आपको इसमें देंगे, लोअर पीसीएस के बदले हुए नवीनतम सिलेबस के हिसाब से। कुल मिला के 5250, 5000 प्लस प्रश्नों की कोई टेस्ट सीरीज मार्केट में इतने कम प्राइस में दे रहा हो तो बताना। बहुत अच्छा बाइलिंगुअल है, दोनों तरीके से है, और आपको शानदार तरीके से इसमें कवरेज मिलेगा पूरे सिलेबस का। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छे मेंटर्स और बहुत अच्छे लोग इसको बना रहे हैं, जिनको यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम्स का मतलब कई एग्जाम्स क्वालिफिकेशन करने का जिनको अनुभव है, तो आप चाहें तो इसके साथ जुड़ सकते हैं। बाकी इसमें आपको मासिक करंट अफेयर्स वीडियो और उनके नोट्स भी मिलेंगे। बाइलिंगुअल पूरी तरह से है। आप इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो इन नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जो भी डिटेल होगी आपको बता दी जाएगी, जो भी आप जानना चाह रहे होंगे। एनटीएफएस की तुलना में फैट 32 फाइल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता क्या होती है? देखो, ये फाइल सिस्टम है कि फाइलों को कैसे मैनेज किया जाएगा। तो एनटीएफएस फाइल सिस्टम जो है वो नया फाइल सिस्टम है, नई तरीके का है, जबकि फैट 32 क्या है, ये पुराना फाइल सिस्टम है। पुराने कंप्यूटरों में भी ये बढ़िया चल जाता है, तो पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलता है, कंपेटेबिलिटी है इसकी फैट 32 की। फैट 32 बोले मोटा आदमी है, फैट है, पुरानों के साथ भी सही चल जाता है, जबकि ये एनटीएफएस क्या है, नया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फैट 32 एक पुराना फाइल सिस्टम है जो विंडोज 95, 98, विंडोज एक्सपी पहले चलती थी, मैक, लिनक्स आदि डिवाइसों के साथ एक साथ अनुकूलता प्रदान करता है। एनटीएफएस की तुलना में इससे बेहतर फाइल सिक्योरिटी, संपीड़न क्षमता, बड़ी फाइलों को समर्थन, ये सब कर देता है। तो फैट 32 इसलिए ज्यादा अच्छा है। आगे चलते हैं। अब देखो, इस प्रकार के कई सवाल हैं, इस प्रकार के कई सवाल हैं, आपको कई मिलेंगे, है ना, स्तंभ एक, स्तंभ भी। अब हो सकता है आपको इसमें बहुत सारी चीजें ना पता हो, लेकिन देखो पकड़ने की कोशिश करो। फाइल अखंडता को सुनिश्चित करता है और अनाधिकृत पहुंच का प्रतिबंधित करता है। मतलब फाइलों की सुरक्षा की बात हो रही है तो क्या होगा, निर्देशिका संरचना है, कोई मतलब नहीं है। फाइल प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट में भी, फाइल जानकारी, फाइल इंफॉर्मेशन क्यों होगा, सुरक्षा तंत्र हो सकता है, और फाइल एक्सेस की सुरक्षा हो सकती है। ये दोनों हो सकते हैं कि फाइल अखंडता को सुनिश्चित करता है, अनाधिकृत पहुंच को प्रतिबंधित करता है। तो फाइल अखंडता, अब फाइल्स एक्सेस सुरक्षा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। फिर अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक पहुंच को नियंत्रित और सीमित करता है। तो फाइल को एक्सेस कौन कर सकता है, अधिकृत उपयोग कौन उसको उपयोग कर सकता है, मतलब 5 का क्या होना चाहिए, बी। अब देखो, नाम से ही क्लियर है, हमें नहीं पता, फिर भी फाइल एक्सेस सुरक्षा, उपयोगकर्ता, अधिकृत उपयोगकर्ता कौन होगा, मतलब किसके पास उसकी एक्सेस होगी, ये पता चला सकता है। कंट्रोल द एंड लिमिट्स एक्सेस टू ऑथराइज्ड यूजर्स, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा 5 का। 5 का भी देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब ये दो बचे। अब जब ये है तो फाइल की अखंडता सुनिश्चित कौन करेगा, सिक्योरिटी मैकेनिज्म करेगा, मतलब 4 का क्या होना चाहिए, ए। देखो 4 का एक इसमें है, अच्छा इसमें भी है, इसमें भी है। फिर आ जाओ और देखते हैं। इसके बाद अगला क्या है, फाइल ओवरराइटिंग से बचाता है और पहुंच को प्रबंधन करता है। अब प्रबंधन की बात आ गई, शब्द पकड़ो, प्रबंधन की बात आ गई, यहां आ रहा है फाइल प्रबंधन उपकरण, यानी दूसरे का क्या होगा, सी। सेकंड का क्या होना चाहिए, सेकंड का होना चाहिए सी। इसमें डी है, ये नहीं होगा, इसमें ई है, इसमें ई है।
और क्या हो सकता है, अच्छा देखते हैं। फिर अगला है निर्देशक संरचनाएं। हमारे पास ये बच गया, ये फाइल का नाम, आकार और सुरक्षा जैसे विवरण शामिल होते हैं। तो वो किस में शामिल होंगे, फाइल की जानकारी में शामिल होंगे। यानी तीसरे का क्या होगा, डी होगा। तीसरे का डी देखो किसमें है, तो तीसरे का डी इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर सी पर हम सही पहुंच गए। सेकंड का क्या है, ई है। फाइल प्रबंधन उपकरण डिवाइस के बीच फाइलों को ले जाने और हेरफेर में काम करता है। मतलब मेरा ये है कि आप इसी के आधार पर टर्मिनोलॉजी से ही क्वेश्चन सही कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग, ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग होंगे, ऐसे बड़े क्वेश्चन टाइम टेकिंग होंगे, लेकिन आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो निर्देशिक संरचनाएं क्या होंगी, फाइल ओवरराइटिंग से बचाएंगी, पहुंच का प्रबंधन करेंगी। फाइल प्रबंधन उपकरण क्या करेंगे, डिवाइस के बीच फाइलों को ले जाने और हेरफेर करने के लिए उपकरण है। फाइल की जानकारी में फाइल का नाम और विवरण होगा। सुरक्षा तंत्र क्या करेगा, उसकी अखंडता को सुनिश्चित करेगा। फाइल एक्सेस क्या करेगा, अधिकृत उपयोगकर्ताओं को बताएगा कहां यूज होना चाहिए कहां नहीं। सॉफ्टवेयर जो प्रतियों को पुनर्वितरित करने के लिए अधिकार के साथ उपलब्ध कराया जाता है, कि मतलब आप इसका फर्दर भी आप इसकी कॉपी शेयर कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं शेयरवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम होता है शेयरवेयर। सर्विसवेयर जो किसी सर्विस के लिए, सिस्टमवेयर जो सिस्टम की हेल्प के लिए होते हैं, सबवेयर अलग चीज होती है। तो शेयरवेयर क्या है, शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर है ऐसा जिसके आपको वो राइट भी मिलते हैं कि आप इसकी कॉपी भी कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता सीमित समय के लिए निःशुल्क प्रयोग कर सकते हैं। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर की प्रतियों को पुनर्वितरित करने का अधिकार भी होता है, जिससे उपयोगकर्ता अपने सहकर्मियों के साथ भी इस सॉफ्टवेयर की प्रतियां साझा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा जो विंडोज है वो शेयरवेयर नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता अपना विंडोज। हाँ, आईडी पासवर्ड ही आपको दे दूं वो दूसरी बात है, लेकिन वो अनाधिकृत है, गलत है। तो इस प्रकार की चीजें। अब देखो, एल्गोरिथम, प्रक्रिया, प्रोसीजर, अमूर्तन, एब्स्ट्रैक्शन और कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर विज्ञान क्या होगा, सूचना प्रक्रियाओं का अध्ययन। ये हो सकता है अनावश्यक विवरणों को हटाकर जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने की प्रक्रिया। कंप्यूटर विज्ञान थोड़ी होगा। एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जहां प्रत्येक चरण पूर्वानुमानित तरीके से स्थिति को बदलता है, नहीं। चरणों का एक अनुक्रम जो बताता है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य या प्रक्रिया को कैसे प्राप्त किया जाए। तो देखो, कंप्यूटर विज्ञान क्या है, सूचना और प्रक्रियाओं का अध्ययन, यानी 4 का ए होगा। देखो 4 का ए किसमें है, यही बचा, ठीक है। फिर आ जाओ, अब देखो एल्गोरिदम क्या होगी। एल्गोरिदम क्या होगी, आवश्यक विवरणों को हटाकर, मतलब ए का बी, पहले का बी तो नहीं होगा, ये भी काट दिया, बचा डी या सी, यानी पहले का या तो सी होगा। एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जहां प्रत्येक चरण पूर्वानुमान तरीके से स्थिति को बदलता है। दूसरा क्या होता है, चरणों का एक ऐसा अनुक्रम जो बताता है किसी विशिष्ट लक्ष्य या प्रक्रिया को कैसे प्राप्त किया जाए। तो एल्गोरिदम क्या होती है, एल्गोरिदम कर दी हमने, मतलब बता दी कि काम कैसे कैसे होगा। मतलब ए का क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, पहले का क्या होना चाहिए, डी। देन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। एल्गोरिदम क्या है, चरणों का एक अनुक्रम जो बताता है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य या प्रक्रिया को कैसे प्राप्त किया जाए। तो इन मैचिंग वाले सवालों से घबराना मत, ये दिखने में पूरे आधे पेज के हो सकते हैं, लेकिन बड़े सरल होंगे। आप इनको पढ़ोगे, थोड़ा टाइम दोगे, आसानी से ये सॉल्व हो जाएंगे। प्रक्रिया क्या है, तो एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करता है जहां प्रत्येक चरण पूर्वानुमानित तरीके से स्थिति को बदलता है। अमूर्तन क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ये क्या है, अनावश्यक विवरणों को हटाकर जटिल अवधारणाओं को सरल बनाना। एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्तन, नाम से ही ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ होगा। कंप्यूटर विज्ञान, सूचनाओं का अध्ययन। तो बहुत साधारण, मतलब मैं इनको सवालों को सरल तो नहीं कहूंगा, टाइम टेकिंग है, बट हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये फिर आ गया थ्रूपुट, घड़ी की गति, समानांतर कंप्यूटिंग, द्विगुण नोटेशन। अब देखो हमें थ्रूपुट नहीं पता, हम क्लॉक स्पीड पे चलते, तो हमने देखा था पर सेकंड जितना काम होगा, कल पिछली क्लास में हमने देखा था उसको क्लॉक स्पीड बोल रहे थे। अब देखो कहां है एक मैट्रिक्स जो समय की प्रति इकाई, देखो जहां प्रति इकाई का बात आ गई, में कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों की संख्या को मापता है। यही क्या है, घड़ी की गति है, क्लॉक स्पीड है। प्रोसेसर के लिए ये होता है बेसिकली, गणना को गति देने के लिए कार्यों को कई प्रोसेसर वितरित करने की प्रक्रिया। देखो कई प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब हमने उनको क्या किया, पैरेलल कंप्यूटिंग कर दिया, समानांतर कंप्यूटर जोड़ दिए, कई कंप्यूटर एक साथ लगा दिए, गणना के लिए कई काम कर दिया, तो पैरेलल कंप्यूटिंग इसको बोलते हैं। यानी दूसरे का क्या होगा, ए। देखो दूसरे का एक इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दूसरे का ए केवल एक ऑप्शन में है। तीसरे का क्या होना चाहिए, बी। तीसरे का क्या होना चाहिए, बी। तीसरे का बी है, देन ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। पहले का डी। थ्रूपुट क्या होता है, वह दर जिस पर डेटा को संसाधित या स्थानांतरित किया जाता है, जिसे अक्सर प्रति सेकंड बिट्स में मापा जाता है, ये थ्रूपुट होता है। और बचा क्या, बिग ओ नोटेशन क्या होता है, तो बिग ओ नोटेशन है एक इनपुट आकार के संदर्भ में किसी एल्गोरिदम की दक्षता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ढांचा।
हमें ना भी पता हो लेकिन फिर भी हम सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे इसका सॉल्यूशन देख के, इसका सिस्टम करके, मतलब इसको अपने हिसाब से मैनेज करके, भाषा पढ़ के ऐसे सवालों में हम सही उत्तर तक पहुंच जाते हैं। फिर अगला, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य किसी के विचार या आविष्कार को चुराना और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट में भी आप क्या करोगे, किसी का विचार चुरा लिया तो ये तो नहीं होगा। पायरेसी में भी आप यही करते हो, सॉफ्टवेयर की चोरी करते हो या आपने उसमें अनाधिकृत पहुंच बना ली। प्लेगरिज्म में भी आप यही करते हो। कॉपी स्केप क्या होता है, कॉपी स्केप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी डेटा का ये चेक करना कि इसको कहीं से कॉपी तो नहीं करके लाया गया है, इसमें कोई कॉपिंग वाला सिस्टम तो नहीं है, ये कॉपी स्केप होता है। तो कॉपी स्केप एक सॉफ्टवेयर है जिसको यह पता लगाने के लिए यूज किया जाता है कि क्या कोई टेक्स्ट या सोर्स से कॉपी तो नहीं किया गया है। प्लेगरिज्म एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला, एरे डेटा के प्रकार हैं जो कई सजातीय डेटा तत्वों को संग्रहित कर सकता है। दो चीज होती है, एक एरे होता है, एक स्ट्रक्चरल डेटा होता है। एरे क्या करता है, डेटा का एक प्रकार है जो सजातीय डेटा तत्वों को संग्रहित करता है। दूसरा जो उसको क्या बोलते हैं, एक एरे टाइप होता है, एक और होता है जो विजातियों को संग्रहित करता है। तो अभी फिलहाल आप एरे याद कर लो कि एरे अपनी जाति वाले को संग्रहित करेगा, बोले हाँ। तो एरे डेटा का प्रकार है जो सजातीय डेटा तत्वों को संग्रहित करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है ना, ए बिल्कुल सही है। फिर एरे के तत्वों को इंडेक्स 0 से शुरू करके अनुक्रमित तरीके से संग्रहित किया जाता है, मतलब जो इसकी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से शुरू होती है। कठिन लेवल का सवाल है, मतलब कंप्यूटर का अगर आपने सिस्टम नहीं पढ़ा है तो ये सवाल आपको परेशान कर देंगे। ये कठिन प्रवृत्ति के सवाल है, लेकिन फिर भी आपको कॉमन सेंस समझ में आना चाहिए कि एरे डेटा का प्रकार है जो सजातीय डेटा तत्वों को संग्रहित करता है। इस प्रकार के ऑप्शन में प्रायः सही होते हैं दोनों, बस आप ये देख लो कि उसकी सही व्याख्या है कि नहीं है। अब बीच में क्योंकि लगाओ, डेटा को संग्रहित करता है क्योंकि एरे की इंडेक्स 0 से शुरू होती है, कोई बात ही नहीं फिट बैठ रही, मतलब सही तो दोनों है पर सही व्याख्या नहीं है। ये गलत हो गया, सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है पर उसकी सही व्याख्या नहीं है। सॉफ्टवेयर का मैटर थोड़ा कठिन तो जाएगा। ये देखो, एरे का डेटा स्ट्रक्चर है, 0 से इसकी इंडेक्सिंग शुरू होती है और फिर आगे धीरे धीरे बढ़ती है, इस प्रकार की चीजें हैं। एंड्रॉइड एप्स बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का यूज किया जाता है? तो एंड्रॉइड एप्स जो बनते हैं उसके लिए कोटलिन भाई, कोट पैंट चाहिए एंड्रॉइड का ऐप बनाने के लिए, ऐसे करके पहन के एंड्रॉइड का ऐप बनाते हैं, कोट पैंट पहन के। कोटलिन भाषा याद रहेगी, एंड्रॉइड का ऐप बनाने के लिए कोटलिन भाषा का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी मुख्य रूप से आईओएस के ऐप डेवलपमेंट के लिए, ये भी आपसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट। तो देखो, स्विफ्ट गाड़ी में बैठ के बना रहा भाई एंड्रॉइड, एप्पल का कोई ऐप बनाएगा तो ऐसे मोटरसाइकिल पे बैठ के थोड़ी बनाएगा, कार में बैठ के बनाएगा। किस में? स्विफ्ट कार में बैठ के बनाएगा। तो ये बात आप याद रखोगे, एंड्रॉइड का कोई ऐप बना रहा है तो कोट पहन के बनाएगा, कोटलिन है, और अगर एप्पल का ऐप बना रहा है तो स्विफ्ट में बैठ के बनाएगा। ऐसे याद कर लेना तो आपको बात दिमाग में रह जाएगी। अगला सवाल फिर वही है, एल्गोरिथम है ना, एएससी, क्विक सॉर्ट, पेज रैंक, तो इसमें इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसको समझ लो, ये होता क्या है। देखो, एक इसमें दिया है एईएस। एईएस का क्या होता है, मतलब एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है। तो एडवांस इंक्रिप्शन मतलब हमने उसको कुछ इस तरीके से इंक्रिप्ट करना, समझते हो ना, है ना, वो कर दिया। यह है डिजिटल डेटा की सुरक्षा के लिए, कहते हैं ना, डेटा का इंक्रिप्शन कर दिया, मतलब हमने उसमें कुछ ऐसी एल्गोरिथम डाल दी कि तुम्हारी आंख देखेगा तभी खुलेगा। तो हमने क्या किया, सुरक्षा के लिए होता है। तो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, डिजिटल डेटा की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाला दुनिया का सबसे लोकप्रिय सुरक्षित सममित कुंजी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम है। मतलब एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में, एडवांस इंक्रिप्शन में सबसे महत्वपूर्ण या सबसे फेमस क्या है, क्रिप्टोग्राफिक इंस्क्रिप्शन है, वो एक अलग प्रकार है। इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, एईएस का क्या फुल फॉर्म है, एडवांस इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर डायस्ट्रोक्टा एल्गोरिथम क्या होती है, ये क्या होती है, डायस्ट्रा एल्गोरिथम कंप्यूटर नेटवर्क में एक सिंगल सोर्स शॉर्टकट पाथ ढूंढता है जिसे नोड से दूसरे सभी नोड तक कम दूरी या न्यूनतम लागत का रास्ता खोजने के लिए यूज किया जाता है। मतलब सिस्टम में, अब देखो, डिस्ट्रिक्ट जो एल्गोरिथम है वो क्या करेगी, प्रासंगिकता के आधार पर वेब पेजों को रैंक करेगी नहीं, डेटा को कुशलतापूर्वक सॉर्ट करेगा नहीं, ग्राफ का सबसे छोटा पथ ढूंढता है। हम कह रहे हैं हमें नहीं पता, हमें देखो, अब हम पढ़ते हैं इनको क्या है, डेटा को सुरक्षित रूप से इनक्रिप्ट करता है, हमें कहीं से समझ में आ रहा है नहीं।
प्रासंगिकता के आधार पर वेब पेजों को रैंक करता है। हमें किसी समझ में आ रहा है? देखो पेज रैंक प्रासंगिकता के आधार पर वेब पेजों को रैंक करता है। ठीक, बात क्लियर हो रही है? तो वेब पेज रैंक को मिलाओगे इससे, यानी डी का क्या होगा? डी का दूसरा, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, ये बचे डी के दूसरे वाले। फिर आ जाओ, डेटा को कुशलता पूर्वक सॉर्ट करता है, और ये है क्विक सॉर्ट, है ना शब्द पकड़ो, कंप्यूटर में शब्द पकड़ लो कि आपका काम हो जाएगा, ना भी आता हो सवाल हो जाएगा। यानी सी का क्या होना चाहिए? तीसरा, सी का तीसरा इसमें है और इसमें पहला है, ऑप्शन नंबर सी अपने आप मिल गया। फिर आ जाओ आगे, है ना। अब डेटा को सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट करता है कौन? अभी हमने देखा एडवांस इनक्रिप्ट सिस्टम देखा था, एईएस, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो एईएस क्या है? डेटा को सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट करेगा, यानी बी का क्या होगा? पहला, देखो बी का पहला है इसमें, हाँ, और ए का क्या होगा? 4। डिस्क्रिप्ट एल्गोरिदम क्या होती है? ग्राफ में सबसे छोटा पद ढूंढती है, डिस्क्रिप्ट एल्गोरिदम, यानी ए का हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो इस प्रकार के सवालों से घबराना, डरना, भगना नहीं है, इनको हम आराम से पकड़ेंगे, एक भी ऑप्शन मिल जाएगा तो आपका काम चल जाएगा, और भाषा से मिलता जुलता कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। एक कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक मोनोलिथिक और एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के बीच निर्णय ले रही है। मोनो का क्या मतलब होता है? सिंगल। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है? मल्टी सर्विसेज होंगी के बीच निर्णय ले रही है। कौन सा कथन सबसे अच्छा बताता है कि बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन के लिए माइक्रो सर्विसेज को प्राथमिकता क्यों दी जा सकती है, क्यों दी जाएगी? देखो, मोनोलिथिक सिस्टम माइक्रो सर्विसेज की तुलना में बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा। जब मोनोलिथिक करता है तो फिर वो माइक्रो सर्विसेज को प्राथमिकता क्यों देगा? गलत हो जाएगा। और माइक्रो सर्विसेज को प्राथमिकता दे रहा मतलब वो गधा है कि मोनोलिथिक अगर बढ़िया चल रहा है तो, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज की लागत मोनोलिथिक सिस्टम की तुलना में कम होती है, मे भी हो सकता है। मोनोलिथिक सिस्टम की तुलना में माइक्रो सर्विसेज डीबग करना आसान है, डीबग जैसा कोई बात है ही नहीं। माइक्रो सर्विसेज सेवाओं को स्वतंत्र स्केलिंग की अनुमति होती है, मतलब उनको प्रॉपर उनकी स्केलिंग की जा सकती है, कुछ भी उनसे हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो डी मोस्ट सुटेबल आंसर होगा इसका। हाँ, माइक्रो सर्विसिंग में ये काम किया जाए। क्या सस्ते के लिए कोई लगवा लेगा? नहीं, उसमें कुछ अच्छी स्केलिंग कर पाएंगे, अपने हिसाब से सिस्टमाइज कर पाएंगे, कस्टमाइज कर पाएंगे। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में प्रत्येक सेवा स्वतंत्र रूप से स्केल की जा सकती है, जो बड़े अनुप्रयोगों की कुशलता और लचीलापन प्रदान करती है। अपने हिसाब से हम उसका सिस्टम सेट कर सकते हैं। इससे डेवलपर्स को केवल उन सेवाओं को स्केल करने की अनुमति मिलती है जिन्हें अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, बजाय पूरे मोनोलिथिक सिस्टम को स्केल करने के। यह लचीलापन बढ़ाता है और सिस्टम का मैक्सिमम यूज को अप्लाई करता है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। एल्गोरिदम का परीक्षण किसके द्वारा होता है? तो एल्गोरिदम का परीक्षण आप किसके द्वारा करोगे? एल्गोरिदम का परीक्षण आप डेटा के द्वारा करोगे कि कैसे काम कर रहा है उसमें। एल्गोरिदम का परीक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के डेटा परीक्षण, डेटा सेट, वास्तविक दुनिया का डेटा, सीमा डेटा, यादृच्छिक डेटा का उपयोग करते हैं। यह डेटा एल्गोरिदम की सटीकता और सब चीजें बताता है। अगला सवाल देखते हैं। देखो, ये भी उसी प्रकृति का एक सवाल है। अब देखो, इसमें भी हम ऑप्शन से पकड़ेंगे। प्रोग्राम लोड करना, प्रोग्राम स्टार्ट, यूजर इंटरफेस, हाल्ट निर्देश, समवर्ती प्रोग्राम निष्पादन। अब क्या क्या है? मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम चलाना। अब देखो, मेमोरी में एक साथ कई प्रोग्राम चलाना क्या है? कंकरेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। लगातार कई एक साथ कई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब देखो, शब्द से क्लियर हो रहा है, यानी फिफ्थ का क्या होगा? ए होगा, यानी डी हट गया, फिफ्थ का ए है। फिर आ जाओ फिफ्थ का ये हो गया, प्रोग्राम को रोकता है और कंप्यूटर को रोक देता है। तो आपने अगर ये एक शब्द यहां गौर किया हो, हॉल्ट निर्देश, हॉल्ट इंस्ट्रक्शन क्या होता है? रेलगाड़ी रुकती है ना हाल्ट पे, हाल्ट है, जंक्शन है, तो रेलगाड़ी रुकती है। छोटे स्टेशनों को हाल्ट कहा जाता था, है ना। तो हाल्ट मतलब रोकने जैसा कुछ होगा, कंप्यूटर को, प्रोग्राम को रोकता है, यानी 4 का बी होना चाहिए। तीनों में बी है, कोई मतलब ही नहीं है हमें। इससे आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यूजर, फिर देखो, अब देखो हमारा ये हो गया और ये हो गया। कंप्यूटर को बंद होने पर मेमोरी साफ हो जाती है। ये किसमें होगा? प्रोग्राम स्टार्ट में। कंप्यूटर बंद हुआ, मेमोरी साफ हो गई, प्रोग्राम स्टार्ट होने पे मतलब हमें चीजें समझ में आएंगी। तो सी का क्या हो जाएगा? दूसरे का क्या हो जाएगा? सी। दूसरे का सी देखो केवल इसी में है, बाकी पहले से और कंफर्म कर लो। प्रोग्राम लोड करना, तो प्रोग्राम को लोड कैसे करेंगे? कंप्यूटर शुरू होने पर प्रोग्राम लोड करने की एक विधि, लोड शब्द पकड़ लो, यानी पहले का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इनपुट आउटपुट प्रबंधन करता है, निर्देशों को निष्पादित करता है, तो तीसरा होगा ही, इसमें तो कोई बात है ही नहीं, यानी तीसरे का ई होगा। यूजर इंटरफेस इसी को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार के सवालों से घबराना नहीं है, इनको आराम से देखना है, टर्मिनोलॉजी इनकी पकड़नी है।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हल्की प्रक्रिया है जो स्वतंत्र रूप से किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है? उसको बोलते हैं थ्रेड। थ्रेड क्या होता है? किसी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकता है ना। अलग से कोई जरूर सीपीयू कोई मतलब नहीं है, प्रोग्राम कोई मतलब नहीं है, अलग चीजें हैं। प्रोसेस तो क्या कहते हैं? प्रोसेस एक आपने जो डेटा दिया उससे जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी उसके बीच के तरीका होगा। थ्रेड ही इनमें से बचा। ऑड वन आउट से भी आप ज्ञात कर सकते हो। थ्रेड जो होता है एक हल्की प्रक्रिया, लाइट वेट प्रोसेस है जो स्वतंत्र रूप से या किसी बड़ी प्रक्रिया के भाग के रूप में चल सकती है। थ्रेड्स को एक ही प्रक्रिया के संसाधनों के साथ साझा करने के लिए डिजाइन किया गया जिससे वे हल्के होते हैं और तेज स्विच कर सकते हैं। मतलब किसी प्रक्रिया के सहायक के रूप में चलता है, दैट इज थ्रेड्स। अगर आपको नहीं पता हो तो आप याद कर लेना। एपीके फाइल आप देखते हो, एंड्रॉइड में अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो दैट इज एपीके फाइल, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एंड्रॉइड पैकेज किट उसकी फुल फॉर्म होती है। याद कर लेना, इसको कुछ समझने जैसा नहीं है। एपीके की फुल फॉर्म एंड्रॉइड पैकेज किट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। वर्तमान प्रक्रियाओं में सभी पीसीबी की प्रविष्टि किसमें की जाती है? तो पीसीबी की जो प्रविष्टि की जाएगी वो प्रोसेस टेबल, हाँ प्रोसेस टेबल, प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यानी जितने जो प्रोसेस चल रहे हैं उनकी एंट्री, मान लो जितने प्रोसेस चल रहे हैं, जितना डेटा हमने दिया है उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो जितने प्रोसेस चल रहे हैं उनकी एंट्री कहां की जाती है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को एक डेटा की संरचना है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हर प्रक्रिया के बारे में जानकारी करने के लिए उपयोग की जाती है। वर्तमान प्रक्रियाओं के सभी पीसीबी, मतलब जो अभी प्रोसेस चल रहे हैं उनके सभी पीसीबी को प्रोसेस टेबल में प्रविष्ट किया जाता है। प्रोसेस टेबल के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रियाओं को ट्रैक किया जाता है और उनके बीच स्विच होता है कि कौन से प्रोसेस अब होना है। तो पीसीबी, अगर ये प्रोसेस टेबल लिख देते तो ज्यादा क्लियर होता। तो प्रोसेस टेबल में है ना, पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है, तो जो प्रोसेस में चल रहा है प्रोसेस टेबल में उनकी प्रक्रिया को नोट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं, 40 सवाल लगभग करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किस तालिका का रखरखाव नहीं करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आईओ टेबल करता है, थ्रेड टेबल, मेमोरी टेबल, प्रोसेस टेबल। तो थ्रेड टेबल तो एक छोटी सी प्रक्रिया थी ना जो प्रोसेस के बीच में ही चल रही है, उसका रखरखाव ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आईओ टेबल, आईओ डिवाइसेस की स्थिति और उनके उपयोग की जानकारी रखती है। मेमोरी टेबल सिस्टम की मेमोरी के प्रबंधन से संबंधित जानकारी रखती है और प्रोसेस टेबल सिस्टम में चल रहे, अब देखो समझ लो, मेमोरी टेबल क्या जानकारी रखेगी? सिस्टम की मेमोरी प्रबंधन से संबंधित जानकारी रखेगी। अब अगर ये पूछ ले तो आपको समझ में आता है ना, शब्द से शब्द पकड़ लो, है ना, एकदम शांत मन से कंप्यूटर के क्वेश्चन करने हैं। प्रोसेस टेबल सिस्टम क्या करेगा? सभी प्रोसेसों की स्थिति और उनकी विशेषताओं को संग्रहित करेगा। लेकिन थ्रेड टेबल का प्रबंधन आमतौर पर सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा नहीं किया जाता है। थ्रेड तो हमने देखा क्या है, जो प्रोसेसों के बीच में जो चल रहा है वो थ्रेड है, स्वतंत्र रूप से नहीं काम होता है। कंप्यूटर के सिस्टम में पोस्ट क्या है? पोस्ट क्या है? पावर ऑन सेल्फ सिस्टम, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, पोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट, प्री ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट। तो देखो कंप्यूटर के संबंध में पोस्ट क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। मतलब ये क्या होता है? कंप्यूटर में पोस्ट का अर्थ होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब पावर ऑन करते हैं तो खुद से टेस्टिंग, है ना, यह एक प्रकार का शुरुआती प्रक्रिया है जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस के चालू होने पर होती है। एक बीआईओएस होती है। बीआईओएस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मतलब वो कंप्यूटर को अन्य हार्डवेयरों के साथ जोड़ने और उसको मैनेज करने की प्रक्रिया है। और ये क्या है? पोस्ट क्या है? यह एक प्रकार की शुरुआती प्रक्रिया है, कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस के चालू होने पर होती है। पोस्ट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड और अन्य कंपोनेंट सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। यदि पोस्ट के दौरान कोई समस्या पाई जाती है तो कंप्यूटर एक त्रुटि का संदेश देता है और बीप साउंड प्रदर्शित करता है। तो पोस्ट याद रहेगा, पावर ऑन सेल्फ चेकिंग। मतलब क्लियर है कि पावर ऑन करने पर खुद से अपने आप को चेक कर रहा है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, है ना, सेल्फ टेस्ट, टेक्स्ट नहीं होगा, ये टेस्ट होगा। ठीक है, चलिए चेकिंग में बोल गया हूं, माफ कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है? ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे पूरा कंप्यूटर चल रहा है भाई, विंडोज होता है। एक्सेल क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज क्या है? विंडोज होगा, है ना। वर्ड और पावर पॉइंट क्या है? ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, ये सब सॉफ्टवेयर है, स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, विंडोज क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए
एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है, यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है, मतलब वेट करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था में बदलने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? यह स्थिति कहलाती है डेडलॉक। भाई डेडलॉक हो गया, जो प्रक्रिया कह रही थी हमें चालू कर लो या हमारे नंबर लगा लो, उसका नंबर नहीं लग रहा, दोबारा पढ़ लो। तो ये एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है कि मतलब ये प्रोसेस है, मुझे इसके लिए कुछ रिसोर्स चाहिए। यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है तो प्रक्रिया प्रतीक्षा में चली जाती है कि मैं वेट कर लेती हूं। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो अपने आप मैनेज कर ले सब कुछ, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधन, मतलब जो उसने मांगा है कि मुझे संसाधन चाहिए, को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। मतलब जो अन्य और है लाइन में उनको वो संसाधन दे दिए जाएंगे। यह स्थिति क्या कहलाती है? डेडलॉक कहलाती है कि इतनी देर का ब्रेक सा हो गया है, इसके बाद ये काम होगा, दैट इज डेडलॉक। डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग वातावरण में, मतलब एक साथ कई प्रोग्राम चल रहे हैं, तुमने पेंट भी ऑन कर रखा है, तुमने एडिटर भी ऑन कर रखा है, तुमने एक सॉफ्टवेयर ऑन कर रखा है, में कई प्रक्रियाएं सीमित संख्या में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं कि मैं लूंगी कि मैं लूंगी। इसमें कोई प्रक्रिया संसाधनों के लिए अनुरोध करती है और उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं होते तो प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, वो ऐसे ही वेटिंग में पड़ा रहेगा, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधन जो होते हैं वो अन्य कामों में लगे हुए होते हैं। मतलब आपकी रैम इतनी है कि वो प्रॉपर सब पे काम नहीं कर पा रही है, काम नहीं कर पा रही है तो आपको पता कैसे चलेगा? मतलब उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि उसको भी सुन ले, इसको भी सुन ले, तो क्या कहेगा भाई तू ऐसे ही पढ़ा रहे शांति से, मतलब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब ये है डेडलॉक में चला जाएगा। अगला सवाल, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? तो F3 से फाइल या वो करते हैं, F5 से क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब F5 दबा दो, आप पावर पॉइंट चला रहे हो तो प्रेजेंटेशन, बाकी रिफ्रेश के लिए भी यूज होता है। तो फाइल की खोज या फोल्डर खोजने के लिए F3 का यूज करते हैं। F3 विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर की खोज के लिए F3 का उपयोग करते हैं। F2 जो होता है कुछ हमने किसी का नाम हमको चेंज करना है तो उसके लिए होगा। F4 फाइल एक्सप्लोरर खोलने या विंडो, मतलब जो एड्रेस बार होता है, नीचे वाला जो एड्रेस बार होता है उससे चीजें ओपन हो जाती हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या है। एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए भी F5 का यूज होता है। बाकी आप अगर पीपीटी चला रहे हो तो F5 प्रेजेंटेशन के लिए भी होता है। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। आज की क्लास बड़ी हैवी सी होगी, डोंट वरी, शुरुआती सवाल थोड़े टफ थे। कल की जो सॉफ्टवेयर की क्लास होगी थोड़ी आसान होगी, इसमें थोड़े आसान सवाल है, इसको 2 बार देख लीजिएगा, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बाकी अगर फिर भी आपको टफ जा रहा है, आपने कंप्यूटर पढ़ा ही नहीं है, तो कहीं से भी सॉफ्टवेयर चैप्टर डाल लेना, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, तो पूरा आपको पढ़ा देंगे, क्या होता है समझ में आ जाएगा। मुझे समय लगेगा तो मैं ही पढ़ा दूंगा किसी दिन, लेकिन सामान्य स्वरूप में उस स्वरूप में नहीं पढ़ाता हूं, इसलिए खैर अगर आपको मुझसे कोई दिक्कत है, दिक्कत क्या है, मतलब कुछ बात करनी है, कुछ पूछना समझना है, तो आप @शिवम HSB27 पर मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे, और टेलीग्राम पे @शिवम HSB27 पर मैसेज कर सकते हैं। जब भी मैं फ्री होता हूं आपकी क्वेरीज, आपके प्रश्नोत्तरों का जवाब देता हूं, जो भी आपकी शंकाएं होती है उनका समाधान करता हूं। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताते चलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, है ना। बाकी रिवीजन करते रहिए, क्योंकि निरंतर रिवीजन से ही आपको सफलता मिलेगी, है ना। बार बार रिवाइज करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में साझा कर दीजिए, लाइक वाइक शेयर वेयर तो कर ही दिया करो। ठीक है, चलिए तो मिलता हूं आपसे कल भी। ऐसा करेंगे कि कल भी हम कंप्यूटर की क्लास ही ले लेंगे, ताकि जो आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है वो एक साथ पूरा हो जाए। कल यूपी की क्लास लेके कंप्यूटर की ही क्लास ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।